गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने कुछ चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को टैकल करने के लिए एक मीटिंग है जो है वो कंडक्ट की है। तो उसमें कुछ जो डिस्कशंस हुई हैं उसके बारे में देखते हैं। तो पहला तो होम मिनिस्टर ने बोला है कि जो सोर्स ऑफ इनकम है लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का उसको हमको रोकना है, उसको न्यूट्रलाइज़ करना है और उसके लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज जो है उनको इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ेगा। फिर बोला है कि अगले एक साल के अंदर हमारी ये प्रायोरिटी है कि हम लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के जो थ्रेट है उसको हम न्यूट्रलाइज़ कर दें, प्रेशर बिल्ड करके, स्पीड हमसे काम करके और अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ हम इस थ्रेट को जो है वो सॉल्यूशन, एक परमानेंट सॉल्यूशन हम इसका निकाल दें। फिर बोला है कि पिछले कुछ टाइम में हमको देखने को मिला है कि 23% जो है वो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के जो हमारा वायलेंस होता था वो 23% कम हुआ है। 21% डेथ कम हुई है और डेथ टोल जो है वो ऑलमोस्ट एनुअली 200 से कम आ चुका है। हमारी जो एक तरह से डैमेज होता है वो जो डेथ का हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, अब गवर्नमेंट के रिस्पांस क्या क्या रहे हैं तो उन्होंने उसमें आउटलाइन किया है। सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स जो है, जैसे नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान 2015 में निकाला था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के अगेंस्ट। तो उसमें था कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी वायलेंस के अगेंस्ट और हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पुश करना चाहते थे। अब आपको याद होगा एक समाधान नाम से भी जो है उस टाइम पर होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी होते थे, उन्होंने समाधान नाम से भी एक इनिशिएटिव शुरू किया था जो कि लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को टैकल करने के लिए ही लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग जो है सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में वो भी कर रही है और जो है सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस जो होती हैं उनका भी जो है डिप्लॉय किया जाता है। तो ये सारा सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स जो हैं वो लिए जाते हैं। फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को भी आउटलाइन किया है कि 17,000 किलोमीटर की सड़कें बनाने का हमने सैंक्शन किया है। उसमें से ऑलमोस्ट 9,500 की जो किलोमीटर की सड़कें जो हैं वो बन चुकी हैं और टेलीकॉम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हमने बहुत सारे मोबाइल टावर्स जो है वो लगाए हैं और भी एडिशनल प्रपोज किए हैं अगले 1-1.5 साल के अंदर। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पोस्ट ऑफिसेज, बैंक ब्रांचेस, एटीएम्स, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ये सब कुछ वहाँ पर जो है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के नाम पर खोलने की बात की जा रही है। फिर क्वालिटी एजुकेशन वहाँ के ट्राइबल यूथ को पहुँचाने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं वो प्रपोज किए गए हैं। 234 जो है वो ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए गए हैं और उसमें से 119 जो है वो ऑलरेडी फंक्शनल हैं। फिर स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम भी निकाली गई है जिसमें 10,000 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टोटल जो है वो प्रपोज किए गए हैं और 80% उसमें से ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। फिर सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, अब इसमें क्या होता है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में 85% जो है वो लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का जो वायलेंस जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में सीमित है उनको मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है और वहाँ पर सिक्योरिटी और डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ज़्यादा बल दिया जाता है। ठीक है, फिर अब इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जब रिव्यू किया गया तो पिछले 2 साल में अब आपको देखने को मिलेगा, जैसे 2018 में देखने को 2017 में जब पहली बार हमने देखा तो उसको जब हमने रिन्यू किया तो 126 से जो है वो अब घट कर जो है वो सिर्फ 70 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रह गए हैं जहाँ पर हमको ये मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो लेफ़्ट विंग वायलेंस वाले हैं, ठीक है, लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वाले। फिर पोटेंशियल ऐसी लोकेशंस को और आइडेंटिफाई किया है जहां पर हमको ज़्यादा फोकस रखना है। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न जो हैं, ऐसे 8 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। तो अब होम मिनिस्टर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगले 1 साल में हमको इसका एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ लेना है। अब हम इंडिया जो है वो आगे इसके साथ और डील नहीं करना चाहता, इसको हमको परमानेंटली ख़त्म करना है अगले 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है, सो इसीलिए मीटिंग भी जो है वो कंडक्ट की गई थी। So now let us see this topic in English. Left-wing extremism. So Union Home Minister has conducted a meeting with the chief ministers of left-wing extremism affected states. So he has outlined his vision that he wants to root out this left-wing extremism from the country in the next 1 year, and he has requested the states that they should neutralize the sources of income of these left-wing extremists, and he has requested that these states should prioritize the problem of left-wing extremism for the next 1 year and using pressure tactics, increasing our speed of action, and with better coordination between states and as well as states and central government, we can achieve this target.
Okay, so he has outlined that we have been performing well in this left-wing extremism case, because the incidents have come down by 23% and the number of deaths have also come down by 21%. The death toll is also decreasing, and we have for the first time reached a death toll of 200 annually, and this is a big achievement for all of us. And here there are some, he has also mentioned the response of the government in both security and developmental fields. So in field of security related measures, he has outlined that Ministry of Home Affairs has been conducting this national policy and action plan since the year 2015 to address the problem of left-wing extremism. And under this policy, there is zero tolerance towards violence, and a big push to developmental activities have been given in these areas of left-wing extremism. Ministry of Home Affairs is also supporting the state government so that they can build their capacities and handle this situation. Certain developmental activities ranging from construction of roads, telecom connectivity, financial inclusion, education for the youth, etc., have also been targeted. And there is a special scheme, security related expenditure scheme, which identifies areas which are, and then declare them as most affected districts. So basically, these districts are those where the country's 85% of left-wing extremism violence occurs. And the good news is that in the last few years we have seen that from 126 districts in 2018, these districts of most affected districts have been reduced to 70 in July 2021. And some other new measures have also been identified, that district of concern. So these 8 districts are those areas where the centralized, or this problem is more centralized or more concentrated. So there will be more initiatives, security related as well as developmental related. The government, basically the home ministry is eyeing towards eliminating this problem permanently from the country in the next 1 year. Okay, so now let us see the next topic, which is प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना. तो जो सौभाग्य योजना है, वो जो 2017 में लॉन्च की गई थी, उसमें इस साल के मार्च तक जो है 2.82 करोड़ हाउस होल्ड्स को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है. तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है. स्कीम को आपको पता ही है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन ड्राइव्स है पूरे वर्ल्ड की है, और इसमें यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की जा रही है. अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस देना सारी हाउस होल्ड्स को जो कि रूरल एरियाज़ में है, और सिर्फ जो अर्बन एरियाज़ में जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का इसमें ये मिशन था. इससे पिछला मिशन कौन सा था? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना. इसके अंदर जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखो पहले आपने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंदर जो बेसिक आपका ट्रांसफार्मर लगाना, वायर्स लगाना, पोल्स लगाना, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया. जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता तो आप घर घर बिजली कैसे पहुंचाते? पहले ये वाला आपको इनिशिएटिव चलाना पड़ा, उसके बाद ये सौभाग्य योजना जो है वो चलाया, जिसके थ्रू घर के अंदर तक आपने बिजली पहुंचाई है. पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, दूसरी जो है वो स्कीम के अंदर जो है वो घर तक बिजली पहुंचाई है. ठीक है, अब जो सौभाग्य योजना है उसके अंदर एक एनर्जी मीटर लगाते हैं हाउस होल्ड प्रीमिसेस तक, ताकि बिजली पहुंचाने के लिए जो नियरेस्ट पोल होता है, जो बिजली का खंभा होता है, उससे जो है वो बिजली का कनेक्शन देते हैं. एनर्जी मीटर लगाते हैं, सिंगल लाइट पॉइंट लगाते हैं, एलईडी बल्ब मिलता है, और एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जो है वो उनको लगाकर दिया जाता है घर पे. ठीक है, तो एक तरह से सारे घरों को इलेक्ट्रीफाई करने का इसका ये मिशन है. अब रोड अहेड क्या है? अब सौभाग्य जो टीम है उन्होंने जो है सारी स्टेट्स को कहा है कि आप हमें, जो कोई अगर लेफ्ट आउट रह गया है, अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड रह गया है, तो आप अपने लेवल पर ये सर्वे करो और हमको बताओ, ताकि हम उनको भी इलेक्ट्रीफाई कर दें. इसके लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी चलाई जा रही है, जिसमें लोग खुद भी फ़ोन करके बता सकते हैं कि हमारा जो हाउस है वो इलेक्ट्रीफाई नहीं हो पाया है. ठीक है, ऑफ कोर्स अब जो 24/7 क्वालिटी पावर सप्लाई टू ऑल का जो मिशन है,
वो जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है इलेक्ट्रिसिटी का, जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे जो आती है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में, स्टेट पावर डिस्कॉम्स के हाथ में है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से, जो यूनियन गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से तो हर चीज़ पहुंचा दी है, लेकिन स्टेट डिस्कॉम्स जब तक 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं सप्लाई करेंगी, तब तक ये मिशन जो है हमारा, जो 24/7 क्वालिटी पावर सप्लाई का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सो सौभाग्य योजना, ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, हैज बीन एबल टू इलेक्ट्रीफाई 2.8 करोड़ हाउस होल्ड्स, एंड दीज फिगर्स आर टिल March 31st March 2021. This scheme was implemented by the Ministry of Power, and it is one of the largest household electrification drives in the world. It started in 2017, and it aims to achieve universal household electrification, using last mile connectivity and providing access to electricity in all the unelectrified rural households and only the poor households of urban areas. So what the government did, they first started this Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, in which they created basic electricity infrastructure like poles, then wiring, then there is transformers, etc., so that at least basic infrastructure is created in these unelectrified villages or etc., or rural areas. After that, once this basic infrastructure was completed, then they launched this Saubhagya Yojana, where the task was now to take this electricity to household premises. So after completion of this Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana, this Saubhagya scheme was launched, and under this scheme, the electricity connection was given to a household from the nearest pole, and an energy meter was installed, single light point with LED bulb was given, and a mobile charging point was also installed at the premises of households. So the road ahead is that we want to achieve the 24/7 quality power supply mission, but of course, like I've told you, that it would depend upon the state governments, because the power discoms are under state government, and the distribution of electricity is under their domain. So as far as the creation of infrastructure as well as electrification of villages is concerned, that task has been completed, and this Saubhagya team has also requested the state governments that in case if there are any unelectrified households left, then you can contact us so that we can electrify them. And they have also launched a toll-free helpline, so that people whose house is yet to be electrified, they can contact, and they can get the benefits under this scheme. So now let us see the next topic, which is Zenon 1T experiment. तो ये Zenon 1T experiment एक इटली में डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, वहाँ पर इन्होंने जो है डार्क एनर्जी को जो है वो एक तरह से डिटेक्ट किया है, और ये एक अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट में जो है ये हमको देखने को मिली है ये डार्क एनर्जी। तो Zenon एक्सपेरिमेंट जो है वो वैसे तो एक सबसे डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है, जो कि डीप अंडरग्राउंड इटली के एक एरिया में किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ही हम इनको जो है साइंटिस्ट को डार्क एनर्जी भी जो है के भी ट्रेसेस देखने को मिले, एक डिटेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। अब जो है अब इससे ये पता लगता है कि अगर हम डार्क मैटर को जो है अगर को हम के ऊपर जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ऐसा चांस है कि हम डार्क एनर्जी को भी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में फ़र्क क्या है ये देखते हैं। तो पहले तो आपके आसपास की चीज़ें, इवन जो आप ये स्क्रीन में आप वीडियो देख रहे हो, हर चीज़, प्लैनेट्स, मून्स, मासिव गैलेक्सीज, एवरीथिंग, अर्थ का हर एक टुकड़ा से टुकड़ा जो है वो सिर्फ 5% ऑफ द यूनिवर्स है, ठीक है। और 27% जो है वो यूनिवर्स में डार्क मैटर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा 68% जो है वो डार्क एनर्जी है। तो हमको सिर्फ 5% यूनिवर्स के बारे में भी पता है, हमको बाकी 95% के बारे में जो है वो पता करना बाकी है। तो डार्क मैटर के बारे में रिसर्च चल रही थी, और जो है डार्क एनर्जी की भी हमको जो है वो डिटेक्ट हुई है इस एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अब जो डार्क मैटर होता है वो गैलेक्सीज को या यूनिवर्स को पकड़ कर रखता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और जो डार्क एनर्जी होती है वो रिपेल करती है, वो दूर फेंकती है। तो उससे क्या होता है,
हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहता है, ठीक है। तो डार्क एनर्जी ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में इतना मिस्टीरियस कंसेप्ट है जिसके बारे में अभी तक कुछ पता हमें नहीं लग पाया है। ऑफ कोर्स धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ ट्रेसेस हमें पता लग रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ होता भी है या कुछ नहीं होता है। तो अब ये हमें ये पता लगा है कि सिर्फ हमें 5% ऑफ द यूनिवर्स के बारे में पता है, 95% के बारे में अभी जानना हमें बहुत बाकी है, ठीक है। So now let us see this topic in English. Zenon 1D experiment. So an international team of researchers, they have made the first detection of dark energy, and it was an unexpected move as they were conducting an underground experiment at this Zenon 1T experiment, which is a deep underground facility at a location in Italy. So they were not expecting it because they were only conducting this experiment to gather information about dark matter, but unexpectedly they detected this dark energy also. So it means that if any facility which is designed to detect dark matter, they can also be used, that facility can also be used to detect dark energy. So what is the difference between dark energy and dark matter? So everything that we see currently, the planets, moons, massive galaxies, even your phone, earth, everything, it is just 5% of the universe. 27% is dark matter and 68% is dark energy. So about 95% of the universe we do not know anything about it yet. Okay, so dark matters, we know two things, that dark matter attracts and holds the galaxies together, or it holds the universe together, but dark energy repels things, and because it repels things, it expands and it causes the expansion of our universe. Okay, so dark energy has been such a phenomena which is very mysterious, and several physicists and astronomers are intrigued by it, and they are conducting experiments to understand it. Okay, so now let us see the next topic, which is Tusar सिल्क यान। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है उन्होंने ओडिशा में तुषार सिल्क यान प्रोडक्शन सेंटर बनाया है सबसे पहला, और वो कटक डिस्ट्रिक्ट के चौद्वार एरिया में पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका तुषार सिल्क, वैसे भी आपको पता ही है उड़ीसा वाले एरिया में आपको वहाँ पर ज़्यादा ट्राइब्स जो हैं वो बनाती हैं इसको। अब सिल्क जो है, तुषार सिल्क जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, बहुत ही अपनी कोर्सनेस के लिए और पोरस वीव के लिए फेमस है। और जो है सिल्क जो है वो 75% ऑफ टोटल खादी फैब्रिक प्रोडक्शन जो है उड़ीसा में सिल्क से ही होती है, ठीक है। सो अब सिल्क की वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया में? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिल्क जो है वो इंडिया उसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सबसे पहला तो ऑफकोर्स चाइना है। तो इंडिया में मलबरी सिल्क जो सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर तसार सिल्क जिसको हम टुसार जो TUSSAR या फिर तसार भी कह सकते हैं, ये 1.4% है। एरी सिल्क 6.4% है और मूगा सिल्क 0.5% है, ठीक है। सो अब मलबरी सिल्क जो है वो कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। तुषार सिल्क जो है वो आपको मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में मिलता है। मोगा एंड एरी जो है वो आपको असम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये सेरीकल्चर कहते हैं, जो हम सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। हम जो सिल्क वॉर्म्स है उनको रेयर करते हैं, उनको पालते हैं ताकि वो सिल्क बनाकर दे सकें, ठीक है। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है एक प्रॉपर। और जो बॉम्बी मोरी, ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज जो है वो आपको सिल्क वॉर्म की स्पीशीज़ है, इसी से ही हम सेरीकल्चर करते हैं। तो अब कहा गया है कि 2700 BC, मतलब इतना पुराने टाइम पर जो है सबसे पहली डिस्कवरी हुई थी बॉम्बिक्स मोरी ऐसे सिल्क वॉर्म की, जिससे हम सिल्क बना सकते हैं। और इंडिया में जो, अब ये चाइना में हुई थी ऑफकोर्स ये डिस्कवरी, क्योंकि चाइना में सबसे पहले जो है वो ओरिजिन ऑफ सेरीकल्चर हुआ था। हम सिल्क को जो है वो क्वीन ऑफ टेक्सटाइल भी कहते हैं और बायोस्टील भी कहते हैं, बिकॉज वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इंडिया में जो कल्टिवेशन सिल्क की स्टार्ट हुई वो 140 AD में स्टार्ट हुई, और उसके बाद धीरे धीरे वो फैलता हुआ यूरोप, मेडिटेरेनियन और अदर एशियाटिक कंट्रीज में पहुंच गया, ठीक है। So now let us see this topic in English. Tusar Silk Yarn. So Khadi and Village Industries Commission, they have taken a historic initiative and they have set up this Odisha's first ever Tusar Silk Yarn production center at Chaudwar in Cuttack district. So this center will function effectively because it will ensure local availability of Tusar silk yarn, and it will generate employment locally, and it will also reduce the cost of silk production. So this Tusar is a very fine variety of silk, and it is distinguished by its coarseness and porous weave. So the Khadi fabric production in Odisha
has this silk has is very important for them, because 75% of total khadi fabric production in Odisha is comprised of silk. Okay, so in India, so of course you should know that India is the second largest producer of silk after China, of course. So in India there are four varieties of silk, majorly. The most abundant one is mulberry silk. Okay, the second one is Tusar silk. The third is Eri silk and Muga silk. Okay, so mulberry silk is available in Karnataka, West Bengal, and Jammu and Kashmir. Tusar silk is reared by tribes of Madhya Pradesh, Bihar, Odisha, and Jharkhand. Muga and Eri silk are produced exclusively in Assam. Okay, so how is it produced? How this silk is produced? So this process of rearing of silkworms. Silkworms are basically insects. So rearing them. For rearing them is conducted because these silkworms produce silk in return. Okay, so it is basically an agro based industry where you raise food plants so that silkworm can be reared, and this silkworm can give us this silk. Okay, so Bombyx mori is the most widely used silkworm, and it is said that it was found for the first time in 2700 BC, of course, in China. And China is the origin of China is said to be the origin of sericulture, and silk is known as queen of textile and biosteel because of its strength. So in India, the cultivation of silk started in 140 AD, and later on it was introduced in Europe, Mediterranean, and other Asiatic countries. So now let us see the next topic, which is National Mission on Cultural Mapping. तो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग जो है वो अब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को दे दिया गया है. तो कल्चर मिनिस्ट्री ने इस मिशन को अप्रूव किया था 2017 में, और 3 साल के लिए कहा था कि 3 साल के अंदर अंदर हम सारी मैपिंग कर लेंगे, सारा डेटाबेस बना लेंगे ऐसे आर्टिस्ट, आर्ट फॉर्म्स और रिसोर्सेज का, जो कि मिनिस्ट्री के अंदर हम उनको एक तरह से मैप कर लेंगे. ठीक है, हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई बेनिफिट देना हो या उनके साथ कोई भी कॉन्टैक्ट करना हो तो हम उनको मैपिंग करने का ही प्रोग्राम था. लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि 3 साल का मिशन था, 3 साल से ऊपर ज़्यादा हो चुका, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है. तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है अब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स. अब ये जो है इग्नका जो है, ये IGNCA जो है, ये मिशन को कंडक्ट करेगा अगले जो अब इसको 2 साल की एक्सटेंशन भी मिल गई है इस मिशन को. तो अगले 2 साल के अंदर ये पूरी मैपिंग करके आर्टिस्ट की आर्ट फॉर्म्स और अदर रिसोर्सेज का जो डेटाबेस बनाकर जो है वो गवर्नमेंट को, कल्चर मिनिस्ट्री को देगा. ठीक है, तो अभी तक सिर्फ 14.5 लाख जो आर्टिस्ट या आर्टिसंस को आइडेंटिफाई किया गया और रजिस्टर किया गया इस पोर्टल के ऊपर, और कोई अभी तक इनको डायरेक्ट बेनिफिट या असिस्टेंट तो अभी तक नहीं दी गई है, क्योंकि अभी तक तो डेटाबेस बनाने का ही काम चल रहा है. ठीक है, तो अब जो IGNCA है वो कह रहा है कि हम नेहरू युवा केंद्र संगठन, नेशनल सर्विस स्कीम और जो सोशोलॉजी या सोशल वर्क में जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम वॉलंटियर्स का हम सर्विस लेंगे और उनको बोलेंगे कि आप हमारे लिए डेटा कलेक्ट करो. और अगले 2 साल के अंदर 5000 विलेजेस के अंदर जाने का प्रोग्राम है IGNCA का, और उसके थ्रू वो डेटा को जो है वो कलेक्ट करेंगे, ताकि हम कल को इनको जो डायरेक्ट असिस्टेंस देनी है या कोई बेनिफिट्स देना है तो हम इन आर्टिसंस को या आर्टिस्ट्स को हम जो है वो दे सकें. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग. सो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग हैज़ नाउ बीन हैंडेड ओवर टू इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स. सो दिस मिशन वॉज launched in 2017, and it was initially launched for 3 years, but it has not been able to complete the targets. And the mission was to basically build up comprehensive database of artists, art forms, and other resources. So how has been the performance? So the performance has been subpar, of course. That's why the mission has been given to another agency now, and only 14.53 lakh artists and artisans have been registered on this portal yet. There has been no benefit given to them as of yet, because the mapping is being currently held. So now IGNCA has planned that they will be roping in the volunteers from several social services like Nehru Yuva Kendra Sangathan, etc., and they will be deputed and they will collect this information from villages. And this IGNCA is aiming that they will be completing this target in the next by the end of this financial year 2021 and 2022. Okay, so now let us see the next topic, which is Quad.
तो आपको पता है अभी क्वाड की फर्स्ट एवर इन पर्सन लीडर समिट हुई है, तो उसमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, हम पहले तो उनको देखते हैं। तो क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप, कैसे जो है हमारे रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना, कैसे हम हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं, उसके बारे में ये है आपका इनिशिएटिव जो है वो ग्रुप बनाया जा रहा है। फिर क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ है कि 2030 तक हमने कुछ टारगेट्स रखे हैं नेशनल एमिशंस और रिन्यूएबल एनर्जी के, उनको इकट्ठे मिलकर कैसे अचीव किया जा सकता है। क्लीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप जो है वो चारों कंट्रीज़ के बीच में की जाएगी, ताकि हाइड्रोजन रिलेटेड फ्यूल्स की जो है या उसके हाइड्रोजन रिलेटेड जो है एज एनर्जी उसको स्ट्रेंथन भी किया जा सके और उसकी कॉस्ट को भी कम किया जा सके। फिर एनहांस क्लाइमेट अडेप्टेशन रेजिलियंस एंड प्रिपेयर्डनेस, तो डिजास्टर से जो है वो डील करने के लिए स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की हेल्प करने का इसमें प्लान है। क्वाड फेलोशिप, अब क्वाड फेलोशिप में क्या होगा कि हर कंट्री में से, क्वाड की 4 कंट्रीज़ है ना, तो क्वाड की चारों कंट्रीज़ में से 25-25 स्टूडेंट्स जो है उनको फेलोशिप दी जाएगी और वो मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्रीज करेंगे स्टेम रिसर्च में, ठीक है, स्टेम ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज़ में यूएसए में। फिर क्वाड स्टेटमेंट ऑन प्रिंसिपल्स, एक ऐसा क्वाड जो है वो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन डेवलपमेंट गवर्नेंस के ऊपर जो है वो एक आपका पूरा एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करेगा, आपकी रिसर्च पब्लिश करेगा, इनोवेशन के ऊपर जो है वो काम करेगा। फिर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कॉन्टैक्ट ग्रुप जो है वो आपस में बनाया जाएगा, ताकि एडवांस्ड कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जो डील कर सकें, 5G से लेकर 6G तक की भी इसके अंदर जो है वो डिस्कशन की बात की जा रही है, ठीक है। अब क्वाड है क्या? क्वाड जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो एक ग्रुपिंग है, और इसको जो है एड हॉक ऑपरेशन किए थे उन्होंने, शुरू में इकट्ठे मिलकर काम किया था जब इंडियन ओशन रीजन में सुनामी आई थी 2004 में। फिर मनीला में जो है इंडिया के पीएम, जापान के पीएम और ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो है उन्होंने वहाँ के उस टाइम पर जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट थे डिक चैनी जी, उनके साथ जो है वो मीटिंग करी थी एशियन रीजनल फोरम में। वो एक तरह से अनऑफिशियल एक फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल समिट बन गया था, ठीक है। 2007 में सिंगापुर के साथ मिलकर इन चारों कंट्रीज़ ने एक एक्सरसाइज मालाबार भी की थी, आपको पता ना, नेवल एक्सरसाइज है। तब जो है चाइना जो है इस चीज़ पे जो है वो बहुत गुस्सा हो गया था। चाइना ने जो है वो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया था कि आप चाहते क्या हो, आप इकट्ठे हो के हमको क्या दिखाना चाह रहे हो। फिर 2012 में शिंजो आबे जो पीएम थे, उन्होंने जो है एक आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने एशियाज़ डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की बात की थी, क्वाड की बात की थी, और उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में इस चारों को इकट्ठे आने को बोला था। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने जो है वो इनिशिएटिव लिया और इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर क्वाड को एक तरह से प्रॉपर कॉन्क्रीट फॉर्म में एक कोलिशन बना लिया, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Quad. So recently, the first ever in-person leaders summit for Quad has happened, and they have launched this several initiatives like Quad Infrastructure Coordination Group. So this will basically uh, assess the regional infrastructure needs, and in case some countries like developing countries would be needing some infrastructure, these countries will deliver them the infrastructure. These countries will deliver their infrastructural needs. Okay, so climate has also been an agenda in this summit. So they have pledged that they will be cooperating with each other to achieve the 2030 targets for national emissions and renewable energy. There is also talk of hydrogen partnership, clean hydrogen partnership. So they will be coordinating with each other so that green hydrogen agenda can be addressed, and how they together they can address this issue and strengthen and reduce cost of hydrogen as a fuel. So there is also an agenda regarding the disaster resilient infrastructure. So they will be helping small island developing states so that they can develop this disaster resilient infrastructure. So you may be knowing that this coalition for disaster resilient infrastructure was launched by PM Modi in September 2019. So it is an India's initiative, and this Quad fellowship is basically sponsoring 100 students, of course 25 from each country, so that they can pursue masters and doctoral degrees in STEM research in United States. And this Quad statement of principles is basically research on scientific grounds, even on governance, all topics related to governance, development and technology. There is also a talk of technical standards contact group. So areas like advanced communications and advanced artificial intelligence will also be undertaken under this grouping. So
this is basically about 5G, 6G, and telecommunication, etc. There is also, so now let us see what is this Quad. So this is basically a 4 country grouping. These 4 countries started an ad hoc operations in Indian Ocean tsunami, when Indian Ocean region was hit by tsunami in 2004, and in 2007 in Manila, that is Philippines. The PMs of these 3 countries met with US Vice President Dick Cheney as an informal summit at the ASEAN Regional Forum. In 2007, they participated along with Singapore in the exercise Malabar. Of course, China protested. In 2012, PM Shinzo Abe gave out the vision of Asia's democratic security diamond in an article, and he argued that these countries should come together for the Indo-Pacific security. In 2017, when President Trump took the baton and he launched this initiative, and this Quad coalition was formally launched. Okay, so now let us see the next topic, which is Kamala Bhasin. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट आइकन है, उनको उनकी जो है वो भी डेथ हो गई है, तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी न्यूज़ में है। तो इनकी एक जो है इनके इनिशिएटिव जैसे कि संगत फेमिनिस्ट नेटवर्क, क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है, उनकी एक पोएम थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर 1 बिलियन राइजिंग से जो है वो उसके साथ भी जो है वो एसोसिएटेड थी। फिर उन्होंने वो फाउंडर थी उसकी जागोरी की भी, ठीक है। तो ये सारे आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, प्रीलिम्स में आपसे कुछ पूछ सकते हैं इसके बारे में, कोई नाम आपसे दे के, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। कमला भसीन, सो शी वाज अ feminist icon, poet and author, and she was a pioneer in women's right movement in South Asia. Recently she has died from liver cancer, and she was best known for her work with Sangat, that is a feminist network, of course, and she was famous for her poem क्योंकि मैं लड़की हूँ मुझे पढ़ना है, and she's resigned from her job in 2002, and she started working with this feminist network of Sangat. She was also associated with 1 billion rising group, and she was also the founder of Jagori. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.